यस हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं गाइस। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हाल चाल? नमस्कार 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 गाइस। मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस स्पेस बैच के अंदर। कैसे हाल चाल गाइस आप लोगों के? आज लेकर आया हूं गाइस वन शॉट आप लोगों के लिए प्रॉपर गाइस, ठीक है जी। और ये लास्ट वन शॉट होगा हमारे इस फ्री वन शॉट सीरीज स्पेस कॉमर्स क्लास 11th के अंदर गाइस, ठीक है जी। जिसमें आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इंटरनेशनल बिजनेस गाइस, ठीक है। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। बिना किसी देरी के बाल को शुरू कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 1 सवा घंटे के आसपास की वीडियो बनने वाली है, पहले मैं आपको बता देता हूं गाइस, ठीक है, ताकि आप उसके हिसाब से लेके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठना बाल को, ठीक है। और जल्दी में पढ़ना तो 1.25 करके या 1.5 करके पढ़ लेना, ठीक है, उससे फास्ट मत करना। चलो, तो क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे गाइस? सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का क्या मतलब है ये जानेंगे। एडवांटेजेस स्कोप जानेंगे, एक्सपोर्ट और उसका प्रोसीजर जानेंगे, इंपोर्ट और उसका प्रोसीजर जानेंगे, ठीक है, और डब्ल्यूटीओ गाइस। तो ये सब चीजें जो है बाल को हमारे इस लेक्चर में रहने वाली हैं। चलो सर, सबसे पहले मुझे ये बताओ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? देखो यार, जब द बिजनेस टेकिंग प्लेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, सर एक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री के बाहर, ठीक है जी, जो भी ट्रेड होगा, जो भी बिजनेस होगा, उससे हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे, है ना। सो इंटरनेशनल बिजनेस इज द बिजनेस दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज गाइस, ठीक है। सो द बिजनेस टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। और एक डेफिनेशन बाल को मैंने भी दिया आपको, क्या? द बिजनेस that takes place that takes place beyond the boundaries of a country, ठीक है जी। तो एक कंट्री के बाहर जो भी बिजनेस होगा, ट्रांजेक्शंस होंगी, उन्हें हम क्या बोलने वाले हैं सर? उसे बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। चलिए सर, इंटरनेशनल बिजनेस इज अ कंपल्शन टू बीट द ऑड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो यार, नेचुरल रिसोर्सेज सबके पास अलग अलग है। किसी पे तेल ज्यादा है, किसी पे मसाले ज्यादा है, किसी पे ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है, किसी पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है, ठीक है जी। कोई जो है पावरफुल ज्यादा है। तो हर बिजनेस, जो हर कंट्री के पास जो है गाइस, कुछ अलग नेचुरल रिसोर्स है और ऑड डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके पास सेम नहीं है। अगर सबके पास सेम नेचुरल रिसोर्स होता तो शायद हमें ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है सर? इंटरनेशनल बिजनेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ऑफ, हाँ जी गाइस, बिकॉज ऑफ ऑड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। सर नेचुरल रिसोर्सेस के ऑड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही हमें जो है ये इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं सर। देखो, एक डेफिनेशन और है बड़ी प्यारी सी, अगर आप ध्यान दें तो ये मेरी वाली डेफिनेशन ही है। द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, मतलब बिजनेस ही हो गया भाई। बिजनेस में दो ही चीज तो होती है, या तो माल बनाने का बिजनेस या बांटने का बिजनेस। सर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, है ना, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री जियोग्राफिकली इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। इसको बाल को हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। अब अगर मैं यहां से अमेरिका के साथ, इंडिया अमेरिका आपस में बिजनेस करता है, तो वो किस में जाएगा सर? ये जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर गाइस, ठीक है। The new modes of communication and development of faster and efficient means of transportation has made it possible to do international business efficiently for most of the countries guys, ठीक है जी। तो most of the countries के लिए भैया ये क्या है सर? ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है। डन है। Okay, the new mode of communication, and development of faster and efficient means of transportation has made it possible to do international business efficiently for most of the countries. तो आज की डेट में इंटरनेशनल बिजनेस इतने बड़े स्केल पर क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, अच्छा कम्युनिकेशन अवेलेबल है, अच्छा बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल है, इसलिए गाइस, ठीक है जी। ओके देखो, इंटरनेशनल बिजनेस को हम लोग एक्सटर्नल बिजनेस भी कह सकते हैं। देयरफॉर बी डिफाइंड एज द दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस द नेशनल फ्रंटियर। तो नेशनल फ्रंटियर, देश की सीमाओं के, अलग अलग देश की सीमाओं के बीच में जब भी बिजनेस होगा, उसे हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे, ठीक है जी।
क्लियर है जी? चलो, हाँ जी गाइस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर मूव्ड इंटरनेशनली। तो बहुत सारी चीजें जो है बाल को इंटरनेशनली मूव की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें, कैपिटल मतलब पैसा भी इधर उधर किया जाता है सर, लोगों को पर्सनल भी इधर उधर किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी इधर उधर की जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी इधर उधर की जाती हैं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, नो हाउ, कॉपीराइट, इन सब का जो है बाल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। मतलब ये सब जो है क्या करते हैं सर, इन सभी चीजों का हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस गाइस, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, ठीक है। ओके, चलिए, हाँ जी गाइस, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स है भैया इंटरनेशनल बिजनेस के, देखते हैं एक बार। पहला आ गया सर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, ठीक है जी। तो इंडिया और जो भी कंट्री गाइस, यूएसए है ना, जो भी कंट्री गाइस है ना, तो इन दो कंट्रीज के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सर इन्वॉल्वमेंट दो कंट्रीज की होगी। देखो, अगर नेशनल बिजनेस, इससे पिछला चैप्टर हमने इंटरनल ट्रेड पढ़ा, उसमें एक ही कंट्री इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन सर इंटरनेशनल बिजनेस में मिनिमम टू कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट गाइस होगी। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू मेक इंटरनेशनल बिजनेस मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल, ठीक है जी। चलो, मैनी बेसिस पर इंटरनेशनल बिजनेस करने के बहुत सारे बेसिस हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस किया जा रहा है। एक मैं बता चुका हूं गाइस आपको, क्या ऑड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, और डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो यहां पर लिखा भी हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस की वजह से जो है इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कहीं पर टेक्नोलॉजी एडवांस है, कहीं पर लेबर थोड़ी चीप अवेलेबल है, ठीक है। तो सब लोग जो है बाल को अपना बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं कम से कम खर्चे में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मैनी बेसिस, ठीक है जी, इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। नेक्स्ट है बाल को लैंग्वेज डिफरेंस। ऑब्वियसली मेरे भाई, और जब दो कंट्री इन्वॉल्व होंगी तो कम से कम दो लैंग्वेजेस का इन्वॉल्वमेंट तो कंपलसरी ही है, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए दो या दो से ज्यादा लैंग्वेज, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो उसकी लैंग्वेज एटलीस्ट आपको आना चाहिए। Every country has its own different language. It is mandatory for a successful businessman. एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए मैंडेटरी है टू नो द लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट नेशंस, ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की उसको लैंग्वेज आनी चाहिए। चलो सर, कंपैरेटिवली मोर रिस्की। तो देखो यार, इंटरनेशनल बिजनेस जो है ज्यादा रिस्की होता है, बिकॉज कई सारे इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं सर, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं, समुद्री रास्तों से जाता है सामान। कई बार बाल को समुद्री रास्ते पता आपको बहुत खतरनाक होते हैं, तो ये पलट जाता है, डूब जाता है, बहुत अलग अलग तरह के बाल को रिस्क देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर, वेव्स, क्लाइमेट, एनवायरमेंटल, वेदर, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजों का सामना करके जो है एक शिप जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो कंपैरेटिवली मोर रिस्की, ठीक है। नेक्स्ट बाल को गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इस गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता है, ठीक है जी। ओके, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे? तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बाल को देखो, जैसे क्या होगा बाल को, इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, तो कहीं ना कहीं देखो, अगर आप कुछ चीज एक्सपोर्ट करते हो, कुछ चीज बना के इंडिया से बाहर भेजते हो, ठीक है जी, ओके, तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपकी कंपनी की गुडविल अटैच नहीं है, कंट्री की गुडविल भी अटैच है। तो आपको अगर खराब बेचोगे सामान ना, बेकार माल बेचोगे, तो सिर्फ आपकी गुडविल खराब नहीं होगी, देश की गुडविल भी खराब होगी। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी हो, हमारी क्वालिटी कोई बीट ना कर पाए, कोई डिफेक्ट ना हो, सब लोग हमारे मटेरियल की तारीफ करें, तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है सर जी, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट क्वालिटी कंट्रोल करती है, चेक करती है, इंस्पेक्शन करती है, ठीक है। सो इंटरनेशनल बिजनेस इज टोटली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रायर अप्रूवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नीडेड बिफोर द परचेज विद द फॉरेन कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइसेंस भी चाहिए होता है गाइस, ठीक है जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। तो भैया जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे, आपको पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है जी। ओके, तो उनसे भी बाल को जो है, एवरी कंट्री हैज इट्स डिफरेंट करेंसी, हर एक कंट्री की अपनी डिफरेंट करेंसी होती है। अरेंजिंग फॉरेन करेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है बाल को, जो हमें इंटरनेशनल बिजनेस में ध्यान देना होता है। नेक्स्ट बाल को बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू नेशंस। देखो यार, इंटरनेशनल बिजनेस के फायदे एक तो देश को होंगे, साथ में जो बिजनेस फॉर्म कर रही है उसको होंगे, तो हम दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द नेशन भी पढ़ेंगे, और बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द फर्म्स दोनों पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो,
सबसे पहले अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देश को फायदा क्या होगा सर, मुझे फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मौका मिलेगा। अगर मैं अमेरिका से माल इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है जी, ओके सॉरी, अमेरिका को माल अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे अमेरिकन डॉलर कमाने को मिलेगा। तो अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है गाइस, ठीक है जी, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, जिसका कंट्रोल जो है आरबीआई के पास होता है। फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री, हर एक कंट्री के लिए गाइस फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अर्नड बाय इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत ही अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, इंटरनेशनल मनी, इंटरनेशनल करेंसी कमानी है आपको, ठीक है जी, तो आपको एक्सपोर्ट उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड आपको उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। By exporting more than required, gold and silver can be produced, ठीक है जी। The more the foreign exchange with the country, the more well of that country will be, जितना ज्यादा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होगा उतनी ही ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट कंट्री बहुत ही ज्यादा मानी जाएगी गाइस, ठीक है। चलो, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, देखो यार हमारे देश के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये रिसोर्सेज यूज ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं है हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज बेकार हो रहे हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में घुसते हो, इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जो रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड थे वो रिसोर्सेज ज्यादा यूटिलाइज होने लग जाएंगे, ठीक है जी। तो मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, तो भैया हमारे देश की ग्रोथ होगी, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है जी, क्योंकि जब इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा करूंगा ऑर्डर ज्यादा आएंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, देश की इनकम बढ़ेगी, साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स है, उसको नौकरियां मिलेंगी बाल को, ठीक है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ता है, ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। दिस बिजनेस मेक्स द बेटर गुड परचेज इन अदर कंट्रीज, तो अदर कंट्रीज के पास जो अच्छे गुड्स हैं वो हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है जी, और उससे हमारे देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बाल को प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर ग्रोथ, ज्यादा ग्रोथ करनी है मेरे भाई, तो ज्यादा ग्रोथ करने के लिए भी, ठीक है जी, अभी बिजनेस का है, नेशन का है, ठीक है। अगर देश बाल को ज्यादा डोमेस्टिक अर्निंग करना चाहता है, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा सर, इंटरनेशनल बिजनेस भी साथ में चलाना पड़ेगा। तो हायर ग्रोथ के लिए, ठीक है जी, हायर प्रॉफिट्स के लिए, ये टू द नेशन तो नहीं लग रहा मेरे को, हाँ देखो मैं कह रहा हूं ना, ये वाला जो है यहां पर बाल को टू द बिजनेस हो गया है ना, तो बाल को ये टू द बिजनेस है, एक सेकंड रुकिएगा तो ये जो है गाइस टू द बिजनेस हो गया, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी गाइस, तो अब आते हैं गाइस मीनिंग ऑफ बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस से क्या फायदा मिलेगा भाई, बिजनेस इंडिया से बाहर बिजनेस कर पाएगा, ठीक है जी, और जब आप इंडिया से बाहर इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो वहां पर एक तो कंपटीशन कम है और वहां पर प्राइजेस आपको ज्यादा मिल जाते हैं गाइस, ठीक है। ओके, तो इससे क्या होता है सर, इससे आपका जो है, अब जैसे मान लो इंडिया में सर साड़ी सस्ती है, लेकिन वही साड़ी अगर आप अमेरिका में बेचोगे तो शायद महंगी बिकेगी क्योंकि वहां पर जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो क्या है सर, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायर ग्रोथ के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज वहां पर सर जी ज्यादा देखने को मिलती हैं एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस गाइस, ठीक है। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो भैया हमारी कैपेसिटी तो थी लेकिन हमारे पास डिमांड नहीं थी, तो बिजनेस फर्म्स को अगर इंटरनेशनल बिजनेस में घुस जाती है
तो जो उनकी मशीनरीज प्लांट अंडर यूटिलाइज्ड थी, कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस उनको ऑर्डर्स ज्यादा मिलेंगे, उनके पास काम ज्यादा होगा, तो जो मशीनरीज अंडर यूटिलाइज थी वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लग जाएगा उनका, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। द बिजनेस हु हैव सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन प्लान ओवरसीज एक्सपेंशन। जिनके पास कैपेसिटी ज्यादा है उनको ओवरसीज एक्सपेंशन प्लान करना चाहिए ताकि वो अपनी कैपेसिटी को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट बाल को प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस की, आपकी सबकी ग्रोथ हो, नेशन की ग्रोथ हो, तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस में घुसना चाहिए गाइस। जैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस में घुसते हैं, आपके पास एक तो विजन आपका बड़ा हो जाता है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है, कंपटीशन आपका कम हो जाता है, ठीक है जी, और ग्रोथ के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं गाइस, ठीक है। मैंने बताया ना कंपटीशन कम हो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट में भीड़ ज्यादा है, वही चीज डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा लोग बेच रहे हैं, लेकिन जब आप वही सेम चीज को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जाओगे तो शायद वहां पर आपको इतना कंपटीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो फॉर द फर्म्स हु आर फेसिंग टफ कंपटीशन इन द लोकल मार्केट, तो भैया अगर आप लोकल मार्केट में ज्यादा टफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ कंपटीटर्स ज्यादा हैं, तो यू शुड सेल द सेम प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट वेयर यू विल फेस लेस कंपटीशन गाइस, ठीक है। ओके, इंप्रूव्ड बिजनेस विजन। सर आपके बिजनेस का विजन, आपके बिजनेस की गुडविल है ना, वो सब इंप्रूव होती है गाइस अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हो तो, ठीक है जी। स्कोप फॉर इंटरनेशनल बिजनेस बाल को, इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्कोप है तो देखते हैं भैया। पहला, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मतलब सर देखो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स, ठीक है, टेंजिबल आइटम्स उसको बोलते हैं वाल को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मतलब गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोला जाता है वाल को। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंप्लाइज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स, ठीक है जी, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ओके, चलिए नेक्स्ट है बाल को सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इंटेंजिबल आइटम्स का बाल को मतलब इंटेंजिबल जो चीजें होती है जैसे सर्विसेज, मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं ये सर्विस है, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं यही काम इंटरनेशनली करूंगा तो ये सर क्या कहलाएगा सर, सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहलाएगा, ठीक है जी। ओके, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। सर लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? अगर भैया मैं लाइसेंस, देखो अगर आप प्रोडक्शन की परमिशन दे रहे हो किसी को, किसी फॉरेन कंट्री के बंदे को, ठीक है जी, किसी कंपनी को, अगर आप प्रोडक्शन की परमिशन दे रहे हैं दैट इज लाइसेंसिंग, है ना। और अगर आप ट्रेड करने की, सेलिंग की परमिशन दे रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग, ठीक है जी। सो द परमिशन टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, it is given by the licensing, and the permission to sell the goods, trade the goods, ठीक है जी, that is given by the franchising guys, ठीक है। ओके, उसके बाद गाइस फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आप किसी फॉरेन कंट्री की किसी फॉरेन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ओके, अब इसके अंदर बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आप उस कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसमें आप उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके है, डन है, चलिए। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अब्रॉड इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स। आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली दो तरह के होते हैं सर। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें हम लोग क्या करते हैं सर, डायरेक्टली इन द प्रॉपर्टी सच एज प्लांट्स, मशीनरी, एसेट्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें हम लोग प्लांट, मशीनरी, एसेट्स में इन्वेस्ट ना करके हम लोग उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। The a portfolio investment on the other hand is an investment made by one company into another by the acquisition of shares, ठीक है जी, डन है जी, क्लियर है जी। तो ये था मेरे भाई स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब आते हैं गाइस एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बालकू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? भाई सेलिंग गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री इज नोन एज एक्सपोर्ट। सिंपल सी भाषा में यही होता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है सर? सेलिंग गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। अगर मैं इंडिया में बैठा हूं, मैंने अमेरिका में ये पेन बेचा, तो ये क्या है सर? ये एक्सपोर्ट ही तो है, ठीक है जी। ओके, पढ़ के देखते हैं। सर एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू अ फॉरेन कंट्री। अपनी कंट्री से फॉरेन कंट्री में बेचना, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं गाइस, ठीक है। ठीक है, डन है, क्लियर है, सिंपल है, ठीक है, डन है, क्लियर है, सिंपल है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला है
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कर रहे हैं लोग एक्सपोर्ट ट्रेड? तो पहला सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, ताकि देखो हमारे पास कुछ सरप्लस प्रोडक्शन है, हमारी जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा हमने प्रोडक्शन कर दी क्योंकि हमारी कैपेसिटी ज्यादा थी। अब कैपेसिटी ज्यादा थी, आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो आप इंडिया में इसको यूज करवाओ, सर ओवर यूज कैसे करेंगे, या फिर आप इसको इंडिया से बाहर बेचो। ठीक है, तो सरप्लस प्रोडक्शन जो है हमारे पास जो हो जाती है उसे हम इंडिया से बाहर सेटल कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, सर इंडिया के पास रिसोर्सेज जो ओवर अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट बाल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोर्ट करेंगे, ऑर्डर्स जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतने ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, उतने ज्यादा लोग चाहिए होंगे उसके प्रोडक्शन करने के लिए, तो सर इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइज टू फोकस ऑन मोर प्रोडक्शन which requires more manpower, that means more employment opportunities। ठीक है, ठीक है, डन है, क्लियर है, ठीक है, डन है, क्लियर है क्या? प्लीज बताएं। चलो जी, ठीक है जी। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी मेरे भाई, बिल्कुल क्रिएट होंगी। ठीक है, अगला है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मौका मिलता है गाइस। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो जिस भी कंट्री में मैं एक्सपोर्ट करूंगा मुझे उस कंट्री की जो है फॉरेन जो है करेंसी कमाने का मौका मिलेगा बाल को। ठीक है जी, कंट्री विद सरप्लस प्रोडक्शन में अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज गाइस। ठीक है, इंक्रीज द नेशनल इनकम मेरे भाई। नेशनल इनकम का मतलब क्या है मेरे भाई? नेशनल इनकम जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जो हमारे देश की नेशनल इनकम होगी, देखो इंडिया में तो हम कमा ही रहे हैं जो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया से बाहर से हम कितना पैसा कमा रहे हैं वो भी हमारी नेशनल इनकम में ऐड हो जाता है गाइस। ठीक है, सो अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू एक्सपोर्ट ऐड टू द नेशनल इनकम, हमारी नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा गाइस। ठीक है, अगला एक्सपोर्ट प्रोसीजर बाल को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये मान लीजिए आपका चैप्टर खत्म ही खत्म है, क्योंकि उसके बाद इंपोर्ट प्रोसीजर जस्ट हमें रिवर्स मार देना है, हमारा खत्म हो जाएगा बाल को। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से सुनना एक्सपोर्ट प्रोसीजर गाइस। ठीक है, ओके, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया तो बिल्कुल चैप्टर फिर मक्खन मलाई बचा हुआ है। आ जाते हैं सर, पहला है देखो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। ठीक है, हाँ चलो गाइस मैं बताता हूं एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। पहला स्टेप है मेरे भाई रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। अब मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं पेन बेचता हूं ये वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिक पेन है, बढ़िया पेन है गाइस, तो मैं ये पेन बेचता हूं इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर बेचता हूं, बहुत बढ़िया पेन बनाता हूं, तो आई एम अ वेरी गुड एक्सपोर्टर ऑफ दिस पेन। मेरे पास अमेरिका से एक बंदे का मैसेज आता है कि भाई साहब मैंने गूगल किया तो देखा आपका पेन बहुत पॉपुलर है यार, मुझे अमेरिका में भी ये पेन मंगवाना है, क्या रेट है थोड़ा बताओ, किस किस तरह के पेन है, क्या क्या कलर शेप डिजाइन है, क्या क्या प्राइस है, थोड़ा डिटेल भेजो हमें भी। तो मेरे पास क्या आई सर, मेरे पास इंक्वायरी आई, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, और मैंने क्या किया, मैंने कोटेशंस दी। ठीक है जी, मैंने क्या किया सर, मैंने कोटेशंस भेजी। ठीक है, तो सेंडिंग कोटेशंस। ओके, डन, क्लियर, ओके डन, क्लियर। चलिए जी, तो कोटेशंस भेजने का मतलब क्या है, मैंने सारी डिटेल, भाई कितने का प्राइस है, ठीक है जी, कितनी कितनी क्वालिटी है, उन सबके क्या क्या रेट हैं, तो इसको बोलते हैं गाइस आई एम गिविंग द रिप्लाई। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंडिंग कोटेशंस। मैंने कोटेशंस कोट किया कि ये क्वालिटी है, ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसका प्राइस है, सेंडिंग कोटेशंस। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, अब अमेरिका वाले के पास वो डिटेल पहुंची, उसने कोटेशंस देखी, यार सही लग रहा है यार, क्वालिटी भी सही है, क्वांटिटी भी सही दे रहा है, प्राइस भी सही दे रहा है, रेट भी सही दे रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इतना ऑर्डर दे देते हैं। उसने मुझे 1 करोड़ पेन का ऑर्डर दिया। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ सर, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, सॉरी रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। इंडेंट क्या होता है बालको, द ऑर्डर इन रिटर्न फॉर्म। अगर रिटर्न फॉर्मेट में अगर आप ऑर्डर देते हैं उसे बोलते हैं इंडेंट, जिसमें सारी डिटेल, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, जो जो उसको चाहिए वो सारी बातें जो है डिटेल में लिखी होती हैं। ठीक है जी, तो रिटर्न ऑर्डर इज नोन एज इंडेंट, रिटर्न ऑर्डर को बाल को इंडेंट कहते हैं। ठीक है जी, अब यार उसने मुझे ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन एक बात बताओ, मैं तो इंडिया में बैठा हूं, वो अमेरिका में बैठा है,
अब मान लो मैंने 1 करोड़ पेन भेज दिए बना के, वो कल को भाग गया तो मैं अमेरिका में कहां ढूंढूंगा उसको, और मैं जानता भी नहीं हूं पर्सनली। तो भैया मुझे चाहिए गारंटी ऑफ पेमेंट। तो पहले मैं उस कंपनी के बारे में पता करूंगा, कंपनी कैसी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसकी कैसी है, ठीक है जी, और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, उधार लेने की क्षमता उसकी मार्केट में क्या है, मार्केट से उसको उधार मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ठीक है जी। ओके, एंड साथ साथ उसका जो है गाइस मुझे गारंटी चाहिए पेमेंट की। तो ये थर्ड स्टेप हो गया मेरे भाई। थर्ड स्टेप क्या हुआ? असेस करना, चेक करना इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस, उधार लेने की क्षमता, और साथ में सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट। और मुझे साथ साथ क्या चाहिए सर? गारंटी ऑफ पेमेंट चाहिए। अच्छा, अब सर मैंने उससे मांगा भैया मुझे एक काम कर, पहले तो अपनी कंपनी की डिटेल्स भेज, क्या क्या कंपनी है तेरी, कैसी कंपनी है, ठीक है जी, क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ठीक है, एंड आपकी कंपनी की उधार लेने की क्षमता, क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, और मुझे गारंटी चाहिए, ठीक है जी, तभी मैं गुड्स बना के भेजूंगा। उसने बोला यार मैं गारंटी कैसे दूं, लेकिन उसने बोला कि काम करता हूं, जब इंपोर्टर्स अपने बैंक को, जब इंपोर्टर जो है अपने बैंक को ये बोलेगा कि भाई तू एक्सपोर्टर के बैंक को ये लिख के दे दे कि जब डिलीवरी हो जाएगी तो हम पेमेंट कर देंगे। देखो वो भाग सकता है, उसका बैंक नहीं भागेगा। इंपोर्टर भाग सकता है, उसका बैंक नहीं भागेगा बालको, ठीक है। सो व्हेन इंपोर्टर्स बैंक गिव assurance to the exporter bank that once the delivery will be made, ठीक है जी, the party will make the payment, that is known as letter of credit। तो ध्यान रखना बालको, गारंटी ऑफ पेमेंट कैसे मिलती है सर? गारंटी ऑफ पेमेंट मिलती है लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट issued by importers bank to the exporters bank, है ना, stating that once the delivery will be made they will make the payment, the payment will be made guys, ठीक है, डन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप गाइस यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्या है सर? ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट करना है मेरे को। अब मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, मुझे जो है परमिशन मिल गई, सर परमिशन नहीं, मुझे गारंटी मिल गई, ठीक है जी। तो गारंटी मिलने के बाद भाई पेमेंट वगैरह हो जाएगी, उसके बैंक ने मेरे बैंक को लिख के दे दिया, ठीक है जी। तो मुझे क्या चाहिए सर? ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। सर मुझे एक एक्सपोर्ट लाइसेंस लगेगा एंड एक आईईसी नंबर चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर चाहिए होगा बालको, ठीक है जी। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है बालको, दिस वन इज द फोर्थ स्टेप, ठीक है, ओके। तो थर्ड स्टेप क्या था मेरे भाई? थर्ड स्टेप था असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट, दैट इज गिवन बाय द लेटर ऑफ क्रेडिट। फोर्थ स्टेप इज जब मुझे गारंटी मिल गई, उसके बाद क्या करूंगा सर मैं? अब भाई माल बनाना पड़ेगा, लेकिन माल बनाने से पहले मुझे भी तो एक्सपोर्ट के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। मान लो मैंने माल बना दिया, एक्सपोर्ट का लाइसेंस ही नहीं मिला, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? एक्सपोर्ट लाइसेंस लेंगे और साथ ही साथ आईईसी नंबर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर लेंगे, ठीक है जी, ओके है जी। उसके बाद सर फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? फिफ्थ स्टेप में सर ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। सर प्री शिपमेंट फाइनेंस जो है मेरे भाई, है ना, प्री शिपमेंट फाइनेंस जो हम लोग जो है बाल को अरेंज करते हैं, ठीक है। अब भाई अब मान लो मेरे पास 1 करोड़ पेन बनाने के पैसे थोड़ी हैं, तो मुझे मार्केट से उठाने पड़ेंगे, है ना। और मेनली बाल को जो सारा काम है वैसे वो क्रेडिट पे ही चलता है, ठीक है, उधार पे ही चलता है, बोरोड फंड के थ्रू ही चलता है। तो हम क्या करेंगे सर? ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है, जब मार्केट से पैसा उठाएंगे, शिपमेंट से पहले जितने भी खर्चे हैं उसके जो है बाल को उसके लिए पैसा उठाएंगे। तो ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस हो गया फिफ्थ स्टेप। अब पैसा उठाने के बाद भी प्रोडक्शन होगी। अब या तो 1 करोड़ पेन में खुद बनाता हूं तो मैं बना लूंगा, या फिर 50 लाख में खुद बनाऊंगा, 50 लाख कहीं से ले लूंगा, या 80 लाख में खुद बनाऊंगा, 20 लाख कहीं से ले लूंगा। तो प्रोडक्शन मतलब बनाना, प्रोक्योरमेंट मतलब और भी तो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनसे आपने बाकी कमी जो कमी पड़ रही थी वो आपने बाकी उनसे ले ली। तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब खुद से बनाना, प्रोक्योरमेंट मतलब कहीं से इकट्ठा कर लेना इधर उधर से, ठीक है, ओके। तो ये काम हो गया बाल को कितना? ये काम हो गया आपका स्टेप नंबर 6, ठीक है। उसके बाद भाई प्रोडक्शन हो चुकी है, प्रोडक्शन के बाद क्या होगा सर? प्रोडक्शन के बाद जो है हम लोग क्लियरेंस कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे सर? क्लियरेंस कराएंगे, है ना, ठीक है सर। 7th स्टेप में अब प्रोडक्शन के बाद हमें क्या चाहिए सर? इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा पहले। इंस्पेक्शन मतलब कि अब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आप माल भेज रहे हो इंडिया से बाहर,
तो सिर्फ आपकी गुडविल अटैच नहीं है, देश की भी गुडविल अटैच है। तो आपको गवर्नमेंट द्वारा एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आप अप्लाई करोगे, ठीक है जी, एक इंस्पेक्टर आएगा, आपके गुड्स को इंस्पेक्ट करेगा एज पर इंडेंट के हिसाब से वो इंस्पेक्ट करेगा, सब कुछ ठीक लगेगा तो वो आपको गाइस क्या देगा, एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करवाना कंपलसरी है, ठीक है जी। उसके बाद 8 स्टेप में हम लोग एक्साइज क्लियरेंस कराएंगे। अब शिप इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन के बाद एक्साइज ड्यूटी वगैरह पे करेंगे और एक्साइज ड्यूटी पे करके हम लोग जो है बाल को एक्साइज क्लियरेंस करवाएंगे। उसके बाद देखो यार, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री के यहाँ एक एक बेनिफिट मिलता है, क्या कि अगर वो डेवलपिंग कंट्री से माल मंगाते हैं तो उनको टैक्स में रिबेट मिलता है। क्या मिलता है? इस टैक्स में छूट मिलती है। अब ये माल, अब बहुत सारी चीजें तो तेज चलने लगे कि यार एक काम करते हैं, अब मान लेते हैं अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, सर अमेरिका वाले चाइना से माल मंगा रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यार चाइना से माल मंगाएंगे हमें टैक्स में छूट ही नहीं मिलेगी। एक काम करते हैं, चाइना से एक दिन इंडिया रुकवाओ और इंडिया से फिर जो है चाइना माल मंगाओ, ताकि जो है हमें टैक्स में एडवांटेज मिल जाए। अब ये चीज होने लगी तो भाई क्या रूल आया कि यार हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए ही चाहिए होगा, मतलब कि ये माल इंडिया में बना है। अब अगर इंडिया से जा रहा है तो इंडिया की गवर्नमेंट लिख के देगी, ठीक है जी, क्या कि ये माल इंडिया में बना है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ताकि ताकि जो धोखाधड़ी हो रही थी वो ना हो। आ रही बात समझ में? ठीक है जी गाइस। तो इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर अपने यहां इस सर्टिफिकेट को दिखाएगा कि देखो भाई साहब, मैंने डेवलपिंग कंट्री से माल मंगाया और देखो उसकी गवर्नमेंट ने लिख के दिया है। ऐसा नहीं किया मैंने चाइना से इंडिया, इंडिया से फिर अमेरिका, ऐसा नहीं किया मैंने। इंडियन गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि दिस इज मेड इन इंडिया। तो क्या है सर? ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन गाइस, ठीक है जी, ओके, कि ये माल इंडिया में बना है। जिस भी कंट्री में बनेगा वो कंट्री की जो है गवर्नमेंट लिख के देगी। चलो, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाने के बाद, सर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाने के बाद आपको जो है शिपिंग स्पेस रिजर्व कराना पड़ेगा, ठीक है जी। 10th स्टेप, सर रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अब मान लो आपको यहां से गांव जाना है अपने, तो आप ट्रेन में टिकट बुक कराते हैं, फ्लाइट में टिकट बुक कराते हैं। ये वैसे ही गाइस सेम, ये 1 करोड़ पेन यहां से इंडिया से अमेरिका जाने हैं तो शिप के रास्ते जाएंगे, तो शिप के अंदर क्या करूंगा सर, मैं शिपिंग स्पेस रिजर्व कराऊंगा। भाई मेरे 50 डब्बे हैं, 50 डब्बों के लिए स्पेस बुक कर लो, तो रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। उसके बाद रिजर्वेशन के बाद हम गुड्स की पैकिंग करेंगे और पैकिंग के बाद लेबलिंग वेबलिंग करके फॉरवर्ड कर देंगे बाल को, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा गाइस, ठीक है, ओके। उसके बाद इंश्योरेंस कराएंगे गुड्स का मेरे भाई, गुड्स का इंश्योरेंस होगा, क्योंकि भाई हम कौन सा इंश्योरेंस होगा, मरीन इंश्योरेंस होगा, ठीक है जी। तो गुड्स का मरीन इंश्योरेंस कराएंगे। उसके बाद सर कस्टम क्लियरेंस करवाएंगे। कस्टम क्लियरेंस का मतलब क्या होता है? कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, सारा इंस्पेक्शन वगैरह होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, ठीक है जी। जो इंस्पेक्शन होता है वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखाएंगे, है ना, ओके। इंडेंट हमें शो करना पड़ेगा और कस्टम क्लियरेंस लेना पड़ेगा। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो या तो एक्सपोर्टर खुद इसको करे या फिर एक बंदा हायर कर ले जिसको बोलते हैं C&F एजेंट, जिसका काम ही क्या है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, कस्टम क्लियरेंस करवाना और गुड्स को आगे फॉरवर्ड करना। तो C&F एजेंट हमने हायर कर लिया, ठीक है जी, और कस्टम क्लियरेंस करवा लिया। कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद क्या होगा भैया? कस्टम क्लियरेंस मिल गई, गुड्स को हम लोग शिप पर लोड कर देंगे। हमारे 50 डब्बे शिप पर लोड हो गए। फिर कैप्टन ऑफ शिप जाएगा, 50 डब्बे देखेगा, इंडेंट से मैच करेगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, तो आपको एक रिसिप्ट देगा, उसको बोलते हैं गाइस मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट बाल को 2 तरीके की होती है, एक होती है क्लीन मेट रिसिप्ट, एक होती है गाइस फाउल मेट रिसिप्ट। सब कुछ ठीक लगेगा तो क्लीन मेट रिसिप्ट देगा, अगर डाउट लगेगा तो फाउल मेट रिसिप्ट देगा, ठीक है जी, ओके। तो क्लीन मेट रिसिप्ट और फाउल मेट रिसिप्ट गाइस, ठीक है, ओके। दिस इज गिवन बाय द कैप्टन ऑफ द शिप गाइस। कौन इशू करता है सर? ये कैप्टन ऑफ द शिप जो है इशू करेगा, ठीक है जी। अब या तो एक्सपोर्टर या जो C&F एजेंट है उसको लेके जाएगा सर जी इंश्योरेंस, जो सॉरी शिपिंग कंपनी के पास। शिपिंग कंपनी के पास किराया भाड़ा पे करेगा, वो मेट रिसिप्ट दिखाएगा, सब कुछ ठीक लगेगा शिपिंग कंपनी को कि क्लीन मेट रिसिप्ट है, पेमेंट वगैरह हो चुकी है, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा कि भैया हमने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, इंडिया से अमेरिका छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है जी। बाकी डिटेल्स में उसमें लिखे होंगे। सो दैट एक्नॉलेजमेंट, दैट acceptance of the goods
टू डिलीवर टू द अमेरिकन पोर्ट, ठीक है जी, दैट इज नोन एज बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग मुझे इशू करेंगे, है ना, एक्सपोर्टर को इशू करेंगे शिपिंग कंपनी, ठीक है जी। ओके, इशूड बाय शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी इशू करती है, ठीक है जी। ओके, कि उसने क्या कर लिया सर, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स टू डिलीवर एट द अमेरिकन पोर्ट, ठीक है, डन, क्लियर है। अब भैया ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैं इंपोर्टर को भेज दूंगा, ठीक है जी, इनवॉइस वगैरह प्रिपेयर करके वो भी भेज दूंगा साथ में, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेप हो गया भाई, 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ठीक है जी। ओके, 16 हो गया। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग इनवॉइस अपना बिल बना के भेजेंगे, फाइनल बिल, और पेमेंट बाल को जो है हमें मिल जाएगी, सिक्योरिंग पेमेंट, ठीक है जी गाइस, डन है जी गाइस। तो ये हमारे 17 स्टेप्स हैं गाइस। ओके, तो सबसे पहले एक बार ऐसे याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था मेरे भाई, जल्दी बताओ, चलो देखो इधर देखो। सबसे पहले आया मेरे भाई रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन, सेकंड स्टेप रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, थर्ड स्टेप इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस हमने चेक करी, और सिक्योरिंग गारंटी ऑफ पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। उसके बाद प्री शिपमेंट फाइनेंस हमने अरेंज किया, उसका प्रोडक्शन हुआ, प्रोक्योरमेंट हुआ गुड्स का, इंस्पेक्शन कराया, इंस्पेक्शन कराने के बाद एक्साइज क्लियरेंस हुई, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्राप्त किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस रिजर्व कराया, गुड्स को पैक किया, फॉरवर्ड किया, इंश्योरेंस कराया, कस्टम क्लियरेंस लिया सीएनएफ एजेंट द्वारा, ठीक है जी, मेट रिसिप्ट प्राप्त किया कैप्टन ऑफ शिप द्वारा, फ्रेट की पेमेंट हुई, ठीक है जी, और इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग हुआ, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस एंड सिक्योरिंग पेमेंट गाइस, ठीक है, डन है, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स है गाइस जिनका इस्तेमाल हुआ किसके अंदर, एक्सपोर्ट में, तो वो देख लेते हैं बाल को कौन कौन से हैं, ठीक है जी। चलो तो डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं गाइस, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो भैया डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स के रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, एक तो पैकिंग लिस्ट हो गई, गुड्स जो पैक करेंगे पैकिंग लिस्ट हो जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन गाइस, है ना, कि ये माल यहां से बना है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, तो जो इंस्पेक्शन हुआ गाइस उसका, ठीक है जी। ओके, एक सेकेंड, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइस हो गया बाल, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द गुड्स गाइस, ठीक है। अब आते हैं शिपमेंट के रिगार्डिंग, तो मेट रिसिप्ट कैप्टन ऑफ शिप इशू करता है, शिपिंग बिल, शिप पे माल लोड होने के बाद शिपिंग बिल प्रिपेयर किया जाएगा, बिल ऑफ लेडिंग बाल को बताया था मैंने, है ना, बिल ऑफ लेडिंग था बाल को एक, तो ये हम डिस्कस किया था। एयरवे बिल बाल को, अगर जो है माल प्लेन के रास्ते जाएगा तो एयरवे बिल बनेगा बाल को, ठीक है जी, और साथ साथ बनेगा बाल को मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बाल को, लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय, हाँ जी, इंपोर्टर्स बैंक टू एक्सपोर्टर बैंक, दैट स्टेटिंग दैट वंस द डिलीवरी विल बी मेड दे विल मेक द पेमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाल को, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी जो है उधार के लिए जो है कुछ टाइम के लिए उसके लिए इशू किया जाता है, ठीक है। एंड बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट गाइस, बैंक जो है एक सर्टिफिकेट देता है पेमेंट के रिगार्डिंग। तो ये सारे जो है बाल को हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मेनली इसमें इंडेंट आपको पता होना चाहिए, इंडेंट क्या होता है, रिटर्न ऑर्डर को इंडेंट बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मेट रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है, जो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। ओके, चलो अब आते हैं गाइस हम लोग इंपोर्ट पे। इंपोर्ट क्या होता है गाइस, जल्दी से बताइए प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट। तो इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग गुड्स, बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू बी यूज्ड इन द सेम कंट्री। सर अगर मैं अमेरिका से माल खरीद के इंडिया में यूज कर रहा हूं, ठीक है जी, यूज इंडिया में करना है, अगर इंडिया से बाहर दोबारा बेच दिया तो वो एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बाल को, बाइंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, बाइंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन country to be used in the same country is known as import। इसको बाल को हम लोग import
ठीक है जी, डन है जी। चलो, so import trade refers to purchase of foreign products and bringing them into one's home country। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है बालको, क्यों हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चीजों को? इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि सर जी क्या किया जा सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे सके हम लोग ना, अलग अलग रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें इंपोर्ट करते हैं ताकि क्या कर सके बालको, बढ़ावा दे सके गाइस। ठीक है जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके। सो डेवलपिंग कंट्रीज इंपोर्ट स्कार्स रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ताकि क्या कर सके सर, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को बढ़ा सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ा सके। टू मीट डोमेस्टिक डिमांड, भैया डोमेस्टिक डिमांड भी होती है। मान लो सर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है तो टेक्नोलॉजी की डिमांड है, हमारे यहाँ जो है और भी चीजों की, ऑयल है, ऑयल की कमी है, उसकी डिमांड है। तो जो लोकल डिमांड है, जो इंडियन डिमांड है, जो नेशनल डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ता है सर। टू ओवरकम नेचुरल डिजास्टर, तो मेरे भाई नेचुरल डिजास्टर को ओवरकम करने के लिए भी, ठीक है, मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड है ना, तो कई बार हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, उसमें भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी जो चीजें हैं वो खराब हो गई, खेती खराब हो गई, डूब गया सामान, है ना, तो इन सब केसेस में भी गाइस हमें इंपोर्ट ट्रेड की हेल्प लेनी पड़ती है। टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, रहन सहन का तरीका इंक्रीज करने के लिए भी मेरे भाई क्या करना पड़ता है, चीजों को इंपोर्ट करना पड़ता है गाइस। ठीक है, ओके, तो टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू एंश्योर नेशनल डिफेंस, भैया हमें डिफेंस की आइटम्स भी जो है हम लोग रशिया से जो है गाइस हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं बहुत सारे आइटम्स। ठीक है जी, मतलब फ्रांस से भी बहुत सारे आइटम्स जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो क्या है सर, नेशनल डिफेंस को मजबूत देने के करने के लिए, है ना, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी गाइस हमें कुछ डिफेंस आइटम्स जो हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अब इंपोर्ट प्रोसीजर आते हैं गाइस। इंपोर्ट प्रोसीजर समझना बाल को बहुत आसान है। जो हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा था वो एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, उसी को उल्टा मार दो। ठीक है जी, अब मान लीजिए सर आप बन गए अमेरिका में, इंडिया में बैठे हुए जो पेन बेचोगे, और मैं बन गया अमेरिका का बैठा हुआ इंपोर्टर। तो भैया सबसे पहले मैंने क्या किया, आपसे आपसे डिटेल मांगी, यार तेरा पेन तो बहुत बढ़िया, बहुत वायरल है, एक काम कर डिटेल भेज, किस किस तरह के पेन बनाता है, क्या क्या प्राइजेस हैं, क्या क्या टाइप्स है, क्वांटिटी क्वालिटी क्या क्या है। तो ट्रेड इंक्वायरी करेगा, इस पहला स्टेप ही क्या है सर, ट्रेड इंक्वायरी। पहला स्टेप क्या है मेरे भाई, हमने पहला स्टेप क्या किया सर, द फर्स्ट स्टेप इज ट्रेड इंक्वायरी की गई। ठीक है जी, द फर्स्ट स्टेप इज बाल को ट्रेड इंक्वायरी करी हमने। ठीक है, चलो पढ़ो भैया। द फर्स्ट स्टेप इज इन्वॉल्व इन इंपोर्टिंग गुड्स is to gather information about the countries and firms which export the product required by the exporter। ठीक है जी, ओके। It can be gathered from the trade directories, trade associations and organizations. The exporter prepares a quotation, also known as performa invoice, and send it to the importer। importer को भेजता है ना, वो परफॉर्मेंस इनवॉइस का प्रिपेयर करेगा और मुझे भेजेगा। तो सिंपल सिंपल गाइस, पहला स्टेप क्या हो गया सर, द फर्स्ट स्टेप इज ट्रेड इंक्वायरी। हम लोग क्या करेंगे सर, ट्रेड इंक्वायरी करेंगे। ठीक है जी, ओके ओके। इस पूरे स्टेप को क्या बोलते हैं सर, इस पूरे स्टेप को कि भैया अमेरिका में जो बंदा बैठा हुआ है, जो इंडिया में जो बंदा बैठा हुआ है, मैं अमेरिका में हूं, मैं इंडियन बंदे से बोल रहा हूं तेरे पेन की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, मुझे डिटेल भेज, इंफॉर्मेशन भेज जो प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, दैट इज ट्रेड इंक्वायरी गाइस, इसको ट्रेड इंक्वायरी कहते हैं। उसके बाद ठीक है, सेकंड स्टेप बाल को, मान लीजिए ऑर्डर देने से पहले मुझे लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, मान लो मैं ऑर्डर दे दूं और लाइसेंस ही ना मिले तो दिक्कत हो जाएगी बाल को। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इज गाइस ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस एंड आईईसी नंबर ठीक है जी, ओके जी, डन है जी। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। द इंपोर्टर कंसल्ट्स द एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम पॉलिसी इन फोर्स इन ऑर्डर टू नो वेदर द गुड्स। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए लाइसेंस तो नहीं चाहिए। अगर लाइसेंस चाहिए बाल को तो आपको जो है लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा और आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर प्राप्त करना पड़ेगा बाल को। ठीक है जी, ओके, चलो जी।
उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद जो है हम लोग, मान लो सर अगर अगर मुझे अमेरिका में जो है से इंपोर्ट करना है कोई चीज, अमेरिका से इंपोर्ट करने के लिए वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट मांगेगा, डॉलर में पेमेंट मांगेगा, तो मुझे यहाँ के जो आरबीआई जो है ना बाल को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके पास जाकर फॉरेन एक्सचेंज पैसे के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा बाल को, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये स्टेप का नाम है गाइस। थर्ड स्टेप इज गाइस अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम लोग अरेंज करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो है बाल को वो अरेंज किया जाएगा, ठीक है जी। सो इन केस ऑफ एन इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है जी, द सप्लायर रिजाइड्स इन अ फॉरेन कंट्री, हेंस ही डिमांड्स पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। ही दिस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंडियन करेंसी नॉट इनटू फॉरेन करेंसी गाइस, ठीक है जी। तो उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाता है गाइस कि वो जो है इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करे। द एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो हमारा एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट है आरबीआई का, वो इस काम को करता है बाल को, ठीक है जी। ओके, एज पर रूल्स एवरी इंपोर्टर हैज टू सिक्योर द सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपको इतना पैसा सैंक्शन कराना पड़ेगा बाल को, ठीक है जी। ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाल को ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या होगा बाल को, फोर्थ स्टेप होगा कि अब हम लोग जो है गाइस क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे बाल को। तो प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट, प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट, ठीक है जी। ऑर्डर प्लेस करेंगे, इंडेंट प्लेस करेंगे। द इंपोर्टर प्लेसेस एन import order or indent with the exporter for the supply of specified goods. The order contains information regarding price, quality, quantity, size and grade of the goods, instruction regarding packing, delivery, shipping, mode of payment etc. हर चीज जो बाल को यहाँ पर लिखी हुई रहेगी, ठीक है। ओके है, डन है, चलिए सर, ठीक है जी, डन है। फिर बाल को हम लोग क्या करेंगे, पैसे के अरेंजमेंट करेंगे। भैया मैंने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मैंने जो फॉरेन करेंसी है उसका सैंक्शन लिया था, अब वो पेमेंट उनको करूंगा तभी तो मुझे पैसे देंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, है ना, पैसा अरेंज करना पड़ेगा ताकि मैं उसे कन्वर्ट करवा के उनको पेमेंट कर सकूं। सो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स अरेंज करेंगे बाल को। When the payment terms are agreed between the importer and the overseas supplier, the importer obtains the letter of credit from the bank and forward it to the overseas supplier guys, ठीक है जी। ओके, ओहो, ये अगला स्टेप होगा वाला तो, हाँ गाइस वो सिक्स स्टेप है। फिफ्थ स्टेप में बाल को हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, है ना, अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट बाल को, एलओसी, ठीक है। तो यहां पर बाल को लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर्स बैंक मैंने बताया था पहले भी, मैं अपने इंपोर्टर के बैंक के पास जाऊंगा, मतलब मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाई एक्सपोर्टर जो है पेमेंट की गारंटी मांग रहा है, आप अपने तरफ से उसके बैंक को लिख के दे दो, ठीक है, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट बाल को। So when the payment terms are agreed between the importer and the overseas supplier, the importer obtains the letter of credit from its bank and forward it to the overseas supplier, ठीक है जी, डन है। अब आते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर जो हम लोग जो है भैया पैसे की अरेंजमेंट करेंगे, फंड्स की अरेंजमेंट करेंगे ताकि हम उसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके एक्चुअल पेमेंट कर सकें गाइस, ठीक है। सो द सिक्स्थ स्टेप इज अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, यहां पर बाल को फंड्स जो हैं वो अरेंज किए जाएंगे। द इंपोर्टर अरेंजेस फॉर द फंड्स इन एडवांस टू पे द एक्सपोर्टर ऑन अराइवल, जैसे ही गुड्स पहुंचेंगे हम लोग जो है उनको पेमेंट कर देंगे, ठीक है जी। ओके, और कुछ बात इसके अंदर, हाँ अच्छा, हमें पेमेंट टाइम पे करनी पड़ेगी। टाइम पे पेमेंट इसलिए करनी चाहिए ताकि हमारे ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज ना लग जाएं, फाइन्स ना ठोक दिए जाएं, ठीक है, क्योंकि जितना डिले करोगे शिप पर ही माल पड़ा रहेगा और जितनी देर तक वो पड़ा रहेगा उतना बाल को बहुत ह्यूज पेनल्टीज होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए बाल को जो है हमें ऑन टाइम पेमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट बाल को, है ना, तो रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, हमें यहाँ पर बाल को शिपमेंट एडवाइस मिलेगी, रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, ठीक है बाल को। तो हमें जो है यहाँ पर शिपमेंट एडवाइस प्राप्त होती है। द ओवरसीज सप्लायर आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द शिप डिस्पैचेस द शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर, मुझे वो जो है गुड्स को शिप पर लोड कराने के बाद मुझे एक शिपमेंट एडवाइस भेजेगा, ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शिपमेंट ऑफ गुड्स, शिपमेंट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी,
ठीक है जी, इनवॉइस नंबर होगा, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, ठीक है जी, नेम ऑफ शिप, डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी एक्सेट्रा। बालको हर एक डिटेल जो है बालको यहां पर लिखी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद 8th स्टेप में क्या होगा बालको, आफ्टर शिपिंग द गुड्स द ओवरसीज सप्लायर हैंड ओवर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक कमर्शियल, तो रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स गाइस, ठीक है जी, रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बालको हमारा स्टेप है। सर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे हम उसे रिटायरमेंट कर देंगे। पढ़ते हैं, प्रॉपर पढ़ो अच्छे से। Sir, after shipping the goods, the overseas supplier hands over the various documents like commercial invoice, bill of lading, insurance policy, certificate of origin to his banker for their onward transmission to the importer. When he accepts the bills of exchange drawn by the supplier, the acceptance of bill of exchange by the importer for the purpose of getting delivery of the documents is known as retirement of import documents. ठीक है जी, मतलब मैं समझाता हूं देसी भाषा में, सुनो। इतनी लंबी कहानी का देसी भाषा यही है कि सर सारी चीजें करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है एक्सपोर्टर अपने बैंक को दे देगा और बोलेगा कि जैसे ही इंपोर्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर दे, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दे देना। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं बालको रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा सर, अराइवल ऑफ गुड्स, है ना, गुड्स की अराइवल होगी और हम क्लियरेंस कराएंगे बालको। ठीक है जी, ओके, व्हेन द गुड्स अराइव in the importer's country, the person in charge of the carried informs the officer in charge at the dock or the airport about it. The person in charge of the ship or airway provides the documents called import general manifest for uploading अनलोडिंग ऑफ कार्गो। तो है ना, तो सारी डॉक्यूमेंट्स देगा कि भाई ये नंबर हैं, इस नंबर के जो कंटेनर्स हैं इसको आप अनलोड करवा लीजिएगा गाइस। ठीक है जी, ओके, डन है। तो अराइवल ऑफ गुड्स बालको जो है पॉइंट होगा, अराइवल ऑफ गुड्स, गुड्स को हम लोग, गुड्स का अराइवल हुआ यहां पर। और लास्ट स्टेप क्या है सर, ठीक है जी, हम कस्टम क्लियरेंस कराएंगे, है ना, और पेमेंट कर देंगे बालको। ठीक है जी, कस्टम क्लियरेंस, रिलीज ऑफ गुड्स एंड मेकिंग पेमेंट सॉरी बालको, है ना। तो क्या हो रहा है सर, यहां पर कस्टम क्लियरेंस होगा, कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। कस्टम क्लियरेंस करा के बालको यहां पर हम जो है गुड्स को रिलीज करवा लेंगे बालको। ठीक है जी, ओके। तो इंपोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्ट टू कस्टम क्लियरेंस, भाई उनके वहां भी कस्टम क्लियरेंस होगी, उनको भी वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह कराना पड़ेगा। अब या तो इंपोर्टर खुद कराएगा या फिर सर जी वो नो किसी एक बंदे को रख लेगा, दैट इज C&F एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट गाइस। ठीक है जी, इन सारे लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए डन। अब बालको कुछ इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट हमने पढ़ रखे हैं सर। परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है जी, अ परफॉर्मा इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल एज टू द क्वालिटी, ग्रेड, डिजाइन, साइज, वेट एंड प्राइस of the export product and the terms and conditions on which their export will take place। तो जो कोटेशंस भेजी थी ना बालको, कोटेशंस जिस कागज पे भेजते हैं उसे बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। इंपोर्ट ऑर्डर और इंडेंट बालको ये तो पता ही है आपको, रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, स्पेसिफिकेशंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, सब कुछ लिखा होता है गाइस। ठीक है, शिपमेंट एडवाइस बालको, शिपमेंट एडवाइस में क्या होगा बालको, शिपमेंट एडवाइस के अंदर जो है ये एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर को भेजता है कि भैया गुड्स की एक्सेप्टेंस हो चुकी है, इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इनवॉइस नंबर है, ये क्वालिटी है ना, ये शिप का नाम है, कितनी तारीख को कहाँ पहुंचेगा, ये सारी डिटेल जो है बालको हम लिख के भेज देते हैं। तो the exporter sends shipment advice to the importer for informing him about the shipment of goods has been made. It contains invoice number, bill of lading, bill number and airway bill number and date, name of the vessel, ठीक है जी, with date, the port of export, the description of goods and quantity and the date of sailing of the vessel guys। ठीक है जी, डन है। ये सारी डिटेल मतलब जो है लिखी हुई होती है ताकि वो आसानी से गुड्स को रिलीज करवा सके, टाइम से पेमेंट कर सके गाइस। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग बता ही दिया था बालको, शिपिंग कंपनी इशू करती है। बिल ऑफ एंट्री गाइस, बिल ऑफ एंट्री में क्या होता है बालको, जो है हमें गुड्स की एंट्री करानी पड़ती है, एंट्री कराने के लिए बालको बिल ऑफ एंट्री इशू होगा। सुनो कौन इशू करेगा, इट इज द फॉर्म सप्लाइड बाय द कस्टम ऑफिस ऑफ द
टू द इंपोर्टर, है ना। तो कस्टम ऑफिस जो ऑफिसर जो है वो इंपोर्टर को देगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करो और आप जो है बिल ऑफ एंट्री ले जाओ। लेटर ऑफ क्रेडिट बाल को इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को लिख के देता है। चलो जी, ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंपोर्ट। इंपोर्ट के रिगार्डिंग गाइस ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं सर आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की तरफ। ठीक है जी, WTO क्या है बाल को? WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है ना जी, जिसको स्टेब्लिश किया गया 1995 में, 1 जनवरी 1995 को, आफ्टर रिप्लेसिंग गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो पहले बाल को क्या चलता था? पहले एक एग्रीमेंट था बहुत सारी कंट्रीज के बीच में ट्रेड के रिगार्डिंग, तो उसको रिप्लेस किया WTO ने। ठीक है जी, और एक बॉडी बन गया जो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड्स होते हैं उसको कंट्रोल रेगुलेट करता है गाइस। ठीक है, so the decision to establish a permanent agency body to oversee the promotion of free and fair trade among states was one of the major triumph of the GATT negotiation. ठीक है जी, on January 1st 1995 the organization WTO was replaced, sorry, the agreement GATT was replaced by the WTO. ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एक एग्रीमेंट था। The GATT was replaced by the WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। GATT की फुल फॉर्म क्या है बाल को? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है जी, हेडक्वार्टर क्या है बाल को? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, एंड मेंबर बेस्ड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स इसको चलाते हैं गाइस। ठीक है जी, और एक बात, सबसे बड़ी बात क्या? इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। ठीक है जी, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द WTO। ठीक है जी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव से, क्या ऑब्जेक्टिव थे इस WTO के? क्या सर? एंश्योर टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स इंपोजेस बाय द डिफरेंट कंट्रीज आर रिड्यूस्ड। जो अलग अलग कंट्री ने टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे उसको कम किया जाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्रिएट्स जॉब, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए, है ना। अब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर हर कंट्री में पहुंचेंगे तो वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और जॉब्स क्रिएट होंगी गाइस। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इनकम बढ़ाना, डिमांड को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ट्रेड को इंक्रीज करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। वर्ल्ड के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट करना, ठीक है जी, रिसोर्सेज का यूज करना ताकि फ्यूचर की जनरेशन के लिए रिसोर्सेज कम ना पड़ जाए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, है ना। मोर इंटीग्रेटेड एंड वायबल लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम तैयार करना ट्रेड के लिए जो बहुत लंबे समय तक चले, लॉन्ग लास्टिंग हो, इंटीग्रेटेड हो, बहुत सारे अप्रोच से जुड़ के बना हो। ठीक है, फंक्शंस क्या कहते हैं बाल को? एक कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना ताकि सारी कंट्रीज उस रूल्स एंड रेगुलेशन को माने, हर एक मेंबर को जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते थे, तो ये एक फंक्शन था बाल को। ठीक है, दूसरा डिस्प्यूट रिजॉल्विंग बॉडी, अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हो जाते थे, तो डिस्प्यूट रिजॉल्विंग बॉडी, लड़ाई अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड को लेकर लड़ाइयां होती थी उसको दूर करने के लिए बाल को WTO बीच में आता था। हाँ जी, ensuring that all the acts, rules and regulations are obeyed, ये इंश्योर करना कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे एक्ट जो है उसको फॉलो किया जाए, है ना जी गाइस। कंसल्टेशंस करना ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े, अलग अलग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बने, है ना। और ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, अलग अलग कंट्रीज कोऑपरेट करे, पार्टिसिपेट करे, ये एक फंक्शन है इनका। ठीक है जी, बेनिफिट्स क्या क्या है गाइस? इंटरनेशनल पीस बनता है, शांति बनी रहती है, इंटरनेशनल पीस, है ना, और साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा होता है। और क्या फायदा है बाल को? जो लड़ाइयां झगड़े हैं, म्यूचुअल टॉक्स, आपसी बातचीत से खत्म होती हैं। ठीक है, उसके बाद, है ना, ट्रेड एंड टाइज को आसान बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को और अच्छा और स्ट्रांग बनाता है, ये एक फायदा है। फ्री ट्रेड होता है बाल को, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ये एक बाल को फायदा है। फ्री ट्रेड अलाउज वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट टू बी ऑब्टेन्ड, तो फ्री ट्रेड से क्या होगा? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज किए जा सकेंगे, है ना, और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, हर देश की कंट्री एक्सेलरेट करती है, बढ़ती है, ऊपर भागती है जब
फ्री ट्रेड रहेगा, अच्छे से ट्रेड करोगे, ठीक है जी। एंड इंटरनेशनल ट्रेड अगर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा, उतना ही ज्यादा बाल को जो है आपका कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी गाइस, ठीक है। द सिस्टम प्रमोट्स इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस अच्छी गवर्नेंस होती है गाइस, ठीक है जी। तो डब्ल्यूटीओ इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छा करता है, ट्रेड डिस्प्यूट्स दूर करता है, इससे एक कंट्री की गवर्नेंस भी, इंटरनेशनल ट्रेड गवर्नेंस जो है गाइस वो भी अच्छी होती है, ठीक है। हाँ जी गाइस, और कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ जो है पूरर कंट्रीज को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है गाइस, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट में। ओके गाइस, तो आज हमने क्या क्या कवर किया एक बार समरी देखो। सबसे पहले सर हम लोगों ने मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किया, इंटरनेशनल बिजनेस, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हुआ, उसके बाद उसके फीचर्स हुए, एडवांटेजेस हुए, स्कोप हुआ, ठीक है जी, और स्कोप के बाद मतलब स्कोप तक हुआ, ठीक है जी। उसके बाद बाल को हमने एक्सपोर्ट शुरू किया, एक्सपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स हुए, प्रोसीजर हुआ और डॉक्यूमेंट्स हुआ, ठीक है जी। थर्ड पे आ जाओ सर, इंपोर्ट, इंपोर्ट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट, और लास्ट बाल को डब्ल्यूटीओ हुआ, डब्ल्यूटीओ है ना जी, उसका ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और बेनिफिट्स, ठीक है जी। तो ये सारे टॉपिक्स बाल को जो है हमने आज कवर किए हैं। चलिए, जब होमवर्क क्या है बाल को, होमवर्क है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम बुक, जो भी बुक आपके पास है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं बाल को, ठीक है जी। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बुक, ठीक है जी गाइस, ओके। एंड थैंक यू सो मच बाल को, और इसी के साथ मैं इस बैच को भी कंक्लूड करता हूं गाइस, ठीक है जी। आपका पेस बैच यहां पर खत्म होता है गाइस, ठीक है जी, जहां पर हमने आपको सारे चैप्टर्स जो है थोड़ा पेस में कराए, डिटेल में कराए, वन शॉट, है ना गाइस। ओके, सो थैंक यू सो मच, होपफुली यू रियली लव्ड दिस सीरीज गाइस, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच बाल को इतना प्यार देने के लिए, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ज्ञान को बढ़ाते रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो, और मुस्कुराते मुस्कुराते हमारी क्लास में आते रहो गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बाल को, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, बाय।